तो आ जाइए मॉड्यूल नंबर 3 पर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं कि इस यूनिट में क्वेश्चन कैसे आएंगे या कहां से आएंगे, तो इस यूनिट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, एनओआई नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, तो उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको डेटा देंगे और बोलेंगे फर्म की वैल्यू निकालो, आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है। तो एज सच न्यूमेरिकल इस टॉपिक से काफी ज्यादा चांस है आने के। कौन से टॉपिक के ऊपर? फर्म की वैल्यू निकालने के ऊपर, जो कि हम लोग लेटर सीखने वाले हैं। तो वन बाय वन अगर हम लोग गो थ्रू करें, ठीक है, वन बाय वन अगर हम लोग गो थ्रू करें, तो क्या बोलता है भाई चैप्टर? कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। अच्छा, मुझे बता सकते हो आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? हाँ, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके, मतलब हम सोर्स ऑफ इनकम बोलना चाहिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलना चाहिए? सोर्स ऑफ फाइनेंस, ओके ओके। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? हमारे बिजनेस के अंदर हम कहाँ कहाँ से फंड रेज करते हैं, यानी हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। हम इक्विटी से कितना फंड रेज कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा रेज कर रहे हैं, हम डिबेंचर से कितना पैसा रेज कर रहे हैं, हम खुद की रिटेन्ड अर्निंग कितनी बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हैं। तो हम लोग कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब अपनी ओन्ड कैपिटल्स कितनी रखेंगे, बोरोड कैपिटल कितनी रखेंगे, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके एक फर्म की, आपके बिजनेस की वैल्यू डिटरमाइन करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, राइट। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? अगर थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन गलती से आ गया तो, जिसके चांस कम है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल फर्म फ्रेमवर्क ऑफ द कंपनीज कंप्राइज द लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड रेज्ड बाय इट डिफरेंट सोर्स। और ये डिफरेंट सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हो सकता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड, या फिर कोई लॉन्ग टर्म्स के लिए आपने बैंक वगैरह से लोन ले लिया होगा वो, और रिटेन्ड अर्निंग। ये सब आपके क्या है? सोर्स ऑफ फंड्स है। मतलब आप जो अलग अलग जगह से फंड रेज करते हो, तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। मतलब कि आप डिबेंचर से कितने पैसे रेज करना चाहते हो, इक्विटी से कितने करना चाहते हो, प्रेफरेंस। तो इनका एक आपको ऑप्टिमम स्ट्रक्चर बनाना है, ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम हो सके और आपके पास एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी हो जाए। तो हमको वो इसके अंदर सीखना है। तो अगर आपको आता है व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, तो डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? एक कैपिटल का फ्रेमवर्क है जहां पर हम लोग कंबाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड को कंसिडर्ड करते हैं, राइट। उसके अंदर ये 5 नाम आप लोगों ने 6 नाम लिखने हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, उसके अलावा ये। चलिए, तो सोर्सेस या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में आया, तो आप लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शंस के अंदर लिखना है। यहाँ कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, जस्ट एक बार रीड करो एंड आगे बढ़ो वाला यहाँ पर किस्सा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जेम्स सी वैन हॉर्न, इन्होंने क्या बोला है? द मिक्स, क्या करना है हमको? मिक्स करना है। क्या? तो हमारे जो परमानेंट, हमारे बिजनेस के जो परमानेंट लॉन्ग टर्म्स फाइनेंस है, मतलब जो पैसा है, उनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? डिबेंचर से आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स से आ सकता है, कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी से आ सकता है। तो ये हमारे पास मेन ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं। उसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग एंड बॉन्ड वगैरह भी होते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। हमारे हिंदुस्तानी भाई ने भी क्या किया है? इसको डिफाइन किया है, प्रसन्ना चंद्रा ने। क्या बोलते हैं? द कंपोजिशन ऑफ द फर्म्स, यानी कंपोजिशन मतलब वही कंबाइन करना चीजों को, फाइनेंसिंग कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेब्ट, उनके कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। याद रहेगा व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय आपको कौन सी 2 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है? तो सबसे पहली बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो भी आप फंड रेज करने जा रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है। क्योंकि कॉस्ट जितनी ज्यादा रहेंगी उतना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपने कैपिटल ऐसा रेज करना कि वो कम से कम उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, राइट। तो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि अगर हम जिस सोर्स से फंड रेज कर रहे हैं उस फंड में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लगने वाला है। और वैल्यूएशन मतलब कि उसके उस कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से हमारी फर्म की वैल्यूज पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि कभी भी बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है हम आगे सीखेंगे, फर्म की वैल्यू, क्योंकि चैप्टर का मेन पर्पस ही वही है आपको सिखाना।
तो एक सिंपल तरीका बताऊं तो जितनी आपके बिजनेस के अंदर इक्विटी है प्लस आपके बिजनेस के अंदर जितने डेप्ट है, दोनों को ऐड कर दो तो आपको क्या पता चल जाएंगी, वैल्यू ऑफ द फर्म। द सिंपल तरीका कि आपको क्या करना है, इक्विटीज जितनी है हमारे बिजनेस के अंदर और प्लस हमारे बिजनेस के अंदर डिबेंचर्स है, यानी कि दोनों कैपिटल को आपस में ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल दोनों को ऐड कर दो तो हमारी टोटल फर्म की वैल्यू निकल जाएगी कि हमारे फर्म की आज मार्केट में वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हमको इक्विटी का भी मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा, डिबेंचर का भी मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों की टोटली तो हमारी बैलेंस शीट की टोटल बन जाती है, यानी कि हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म निकल जाएगी। तो हमको वैल्यूएशंस करके देखना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है, जिसकी ज्यादा आ रही है, जिसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी खासी हाइयर वैल्यू है, हमने उस स्ट्रक्चर के साथ क्या होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा फर्म का वैल्यू निकल सके। हमारे फर्म की जितनी ज्यादा वैल्यू आएंगी कहीं ना कहीं वो मार्केट के अंदर उतनी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस के साथ काम कर पाएगा। ओके, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ऑप्टिमल का मतलब मैक्स टू मैक्स बेनिफिट डिराइव करना। व्हाट इज ऑप्टिमल? तो ऑप्टिमल मतलब जो एक मैक्स टू मैक्स डिराइव करता है लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो ओके, तो व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर आपको किस चीज के बारे में बताता है? आपके जो मैक्स टू मैक्स आप जो अपना डिराइव कर सकते हो बेनिफिट कौन से कॉम्बिनेशन से, डेप्ट और इक्विटी के मिक्स से। यानी आपको ऐसा बैलेंस करना है कि कॉस्ट भी ज्यादा ना है, आपके ऊपर ओवर कैपिटलाइजेशन का बर्डन भी ना है, नहीं तो क्या होगा, इक्विटी बहुत ज्यादा रेस कर दोगे, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, उसके वजह से आपकी मैनेजमेंट डाइल्यूट हो जाएंगे। अगर आपने डिबेंचर बहुत ज्यादा इशू कर दिए तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर बहुत ज्यादा इशू होंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट का डेप्ट का जो मतलब एडिशनल खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तो आपको एक बैलेंस करना है इन दोनों को कि हम कितनी इक्विटी और कितना डिबेंचर इशू करें। एक आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करो। उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट? ओके, तो एक बार ये थ्योरेटिकल पोर्शंस को गो थ्रू करते हुए चलना। अगर इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके? तो आप अगर मैक्स टू मैक्स मतलब कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हो जो आपको कम कॉस्ट में ज्यादा वैल्यूएशंस जनरेट करके दे रहा है, तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। जैसे मान लो आपने सारा सारा पैसा इक्विटी शेयर से रेस किया, आपने क्या किया, पूरा का पूरा पैसा कहां से रेस कर रहे हो आप लोग? इक्विटी शेयर से रेस कर रहे हो, ठीक है, सारा पैसा कहां से रेस कर रहे हैं हम लोग? इक्विटी शेयर से। तो अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा? अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कम। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये बात को। सपोज हमारे एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, इस एक्स वाई जेड कंपनी ने अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो डिबेंचर से रेस करते हैं। एंड उनके पास में तीन ऑप्शन बताता हूँ आपको, तीन ऑप्शन से उन्होंने क्या किया, काम किया, ए बी और सी, ऐसे तीन ऑप्शन उनके पास। पहला ऑप्शन, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा क्या किया है? इक्विटी से रेस किया। 10 लाख रुपए चाहिए थे, पूरे 10 लाख रुपए कैसे रेस किया? इक्विटी से। दूसरा ऑप्शन, ये पूरा का पूरा ऑप्शन उन्होंने क्या किया, 10 जो लाख है पूरा का पूरा डिबेंचर से किया, 100% डिबेंचर से किया, ठीक है। ओके, ऐसा कभी होता नहीं है 100% डिबेंचर से, कभी नहीं होता, बट मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और इक्विटी और डेप्ट का कॉम्बिनेशन बनाया, 6 लाख इक्विटी से रेस किया और 4 लाख डिबेंचर से रेस किया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अर्निंग। तो चलो मैं आपको बताता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कितनी है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग है 3 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लाख रुपए आता है, ठीक। और आपके पास जो नंबर, ये जो शेयर थे, जो इक्विटी शेयर थे, 100 रुपए का एक था, मतलब यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ शेयर निकालने जाऊँ तो 1000, ठीक है, 1000 शेयर। अच्छा, डिबेंचर है तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएंगे? नील। और यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 600। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर 6 लाख डिवाइडेड बाय अगर 1000 करूंगा तो 600 नंबर ऑफ शेयर आएंगे। और यहाँ पे 10 लाख डिवाइडेड बाय कितना आएगा? यहाँ पर 10,000 आएगा और यहाँ 6000 आएगा, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? ए वाले केस में 10,000। तो अगर मुझे अर्निंग पर शेयर निकालना है, क्या निकालना है? एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाती है, तो डिवाइडेड बाय अगर मैं इसको 10,000 कर दूं तो एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही है? 30 रुपीज। वहीं बी केस की अगर मैं बात करूं तो ईपीएस जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जीरो है।
तो जब ये 3 लाख की अर्निंग को 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। उसके अलावा अगर मैं ये वाला केस की बात करूं, सी वाले केस की, तो सी वाले केस में क्या हो जाएगा, 3 लाख की अर्निंग है, ठीक है, 3 लाख की क्या है अर्निंग है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, सॉरी 6,000 कितना आएगा 50 रुपीज। देखो इक्विटी शेयर, यहां पर अर्निंग पर शेयर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या आ रहा है, ज्यादा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर डेप्ट और इक्विटी को एक बैलेंस किया हुआ है आपने, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ रहा है आपका इक्विटी ज्यादा, मतलब अर्निंग पर शेयर ज्यादा, अर्निंग पर शेयर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपका फर्म का वैल्यूएशन भी ज्यादा निकलेगा, यानी कि आपको पूरी तरीके से इक्विटी पर काम नहीं करना है, पूरी तरीके से ना डिवेंचर पे काम करना है, आपको एक ऑप्टिमम रेशियो या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जहां पर आपका अर्निंग पर शेयर भी बढ़े, यानी बहुत ज्यादा आप शेयर पे काम करोगे तो आपकी अर्निंग पर शेयर गिर जाएंगी, तो ये आपके बिजनेस के लिए मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाएगा। तो हमको कैपिटल स्ट्रक्चर्स के अंदर डिसाइड करना है कि ऐसा मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर हो कि जिससे हम मैक्स टू मैक्स क्या डिराइव कर सके, प्रॉफिट डिराइव कर सके, राइट। चलो आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सॉल्वेंसी। क्या चीज, चलो तो हम लोग बात करते हैं अब सॉल्वेंसी की, ठीक है। अगर हम सॉल्वेंसी की बात करें तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका जितना एक सॉल्वेंट मैनर में होगा उतना अच्छा है, जैसे कि आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए, अगर हम बात करें तो आपके बिजनेस के अंदर क्या डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगा तो रीपेमेंट का एक झंझट रहेगा, और अगर आपने समय पर रीपेमेंट नहीं कर पाया तो आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे। इंसॉल्वेंट कब होता है कोई भी कंपनी, जब वो रीपेमेंट टाइमली नहीं कर पाता, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि आपके सॉल्वेंसी बनी रहे, मतलब आप इंसॉल्वेंट वाले पोजीशन पे ना आ जा पाओ। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए कि जिसको हम जिस तरीके से मोल्ड करना चाहें उस तरीके से उसको मोल्ड कर सके, ठीक है, यानी थोड़ा फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए, जैसी जरूरत वैसा कैपिटल स्ट्रक्चर, एकदम रिजिड नहीं रखना है आपको, बहुत ज्यादा ऐसा कड़क नहीं रखना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को कि बस ऐसा हमने ठान लिया एक बार कि 2:1 मतलब 2:1, ऐसा नहीं, कभी 1.5:1 भी कर सकते हैं, कभी 3:1 भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम सिचुएशंस हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करेंगे, चेंज करते हुए चलेंगे। कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कंजर्वेटिज्म, तो हम लोग कंजर्वेटिज्म सिस्टम्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या है, होता है अगर हमको कोई अनफोर्सिएबल या फिर फोर्सिएबल लॉसेस नजर आते हैं भविष्य में, तो हम उसको पहले के पहले क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो हम लोग भी जितने भी डिबेंचर्स, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस किस फॉर्म में हो सकता है, डिबेंचर इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, तो जितने भी डिबेंचर इंटरेस्ट के रूप में हमको नुकसान नजर आते हैं, हम उसको पहले उतना प्रोविजंस पहले ही बना के रखेंगे, क्या मेरे पास उतना फंड है, क्या मेरे पास उतनी अवेलेबिलिटी है कि हम लोग उतने डिबेंचर इंटरेस्ट को रीपेड कर सके। तो हमको एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा जब भी हम क्या करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, राइट। चलो तो कंजर्वेटिज्म आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा कंट्रोल्स, आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिसाइड करना है कि क्या हो आपका क्या जो बिजनेस के ऊपर कंट्रोल है वो कोई और ना लेके चल जाए, मतलब मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर अगर डाइल्यूशन हुआ तो ये एक दिक्कत क्रिएट करेगा। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, जब बहुत जा रहे हैं आप इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर इशू करोगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, और जब मार्केट में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, मैनेज ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, जिससे कंट्रोल करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको वो बात को भी ध्यान रखना है कि आपका ओनरशिप बहुत ज्यादा डाइल्यूट ना हो, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है, जितना सिंप्लिसिटी के साथ आप चीजों को कर सकते हो उतना सिंप्लिसिटी के साथ अपने कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर अपने जो कॉम्बिनेशन है उसको डिसाइड करने चाहिए। लिक्विडिटी, आप इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ कि आपके पास उतना फंड रहे लोगों को वापस करने के लिए। आपने पूरा का पूरा पैसा डिवेंचर से किया और बोला कि डिवेंचर 5 साल के बाद वापस करेंगे, क्या आपके पास उतना है कैपेसिटी के 5 इयर्स में लिक्विडिटी आप रीपे कर सकते हो, उनके इंटरेस्ट क्या आप रीपे कर सकते हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। रेगुलर पेमेंट एज वेल एज जो परमानेंट हमको जो रिपेमेंट करना है उनकी कैपिटल का, क्या वो करना आपके लिए पॉसिबल है, तो हमको लिक्विडिटी, ये कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते समय हमको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें कि कैपिटल्स के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, तो हमने कंपोनेंट्स ऑलरेडी देख रखा है।
ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो इक्विटी शेयर पढ़ते हैं और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो एक होता है आपका ओनर्स कैपिटल के अंदर, ओन्ड के अंदर इक्विटी और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, ये दो चीजें होती है। अब हाँ हाँ हाँ, उसकी भी बात करेंगे। तो ओन्ड, प्योरली ओन्ड कैपिटल पर दो लोगों का अधिकार होता है, मतलब एक इक्विटी शेयर ओन्ड कैपिटल के अंदर आता है और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग आता है। अब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो एक्चुअली हाइब्रिड नेचर का है। हाइब्रिड मतलब उसको आप बोलने के लिए क्रेडिटर भी बोलते हो और बोलने के लिए शेयर होल्डर भी बोलते हो। तो बेचारा तो फंस गया बीच में, है तो ये दोनों भी कैटेगरी का, क्योंकि इसका जो रीपेमेंट को लेकर इसको प्रायोरिटी मिल जाती है, इसलिए क्रेडिटर नेचर में भी आता है, और क्योंकि शेयर होल्डर है इसलिए कंपनी का ओनरशिप में भी आता है। तो ये एक्चुअल में आता है हाइब्रिड कैटेगरी में। तो कभी भी इसको लेकर हम झगड़ा नहीं करेंगे कि इसको ओनरशिप वाली कैटेगरी में रखना है, ओन्ड कैपिटल या बोरोड कैपिटल, आपके जहां मर्जी आप वहां रख दो, ये दोनों भी सिचुएशन में सटीक बैठता है। राइट, हाँ, थोड़ा थोड़ा एक काम करना, पॉइंट दोनों जगह रख लेने का। जब जब ओन कैपिटल की बात आई तब बता देने का, बिकॉज दे आर शेयर होल्डर्स, दैट्स व्हाई कंसिडर्ड इन अ ओन्ड कैपिटल। और जब बोरोड कैपिटल के अंदर लिखोगे तब वहां पर लिखना कि इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रेडिटर, हैंस इट इज अ बोरोड कैपिटल। ठीक है, छोटा सा ओके। तो बोरोड कैपिटल के अंदर फिर आप लोग डिबेंचर, टर्म लोन, ये सारी बातें ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की हुई है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके डिटेल्स में थ्योरेटिकली नहीं जा रहा हूं। ठीक, अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो फाइनेंसिंग लीवरेज, लीवरेज मतलब आपका, अच्छा, फाइनेंसिंग लीवरेज पता है कि कैसे निकलता है? किसी को याद है लीवरेज? गुड, ठीक है, अगर भूल गए हो तो एक बार रिमाइंडर करवा दूं। सेल माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन में से तो क्या आ जाता है? और ईबीआईटी में से तो क्या आ जाता है? फिर क्या? तो क्या आ जाता है? ईटी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, इस यहां से क्या निकलता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। ईबीआईटी और ईबीटी यहां से क्या निकलता है? फाइनेंशियल लिवरेज। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलता है? कंबाइंड लिवरेज। याद आया? हाँ, तो आप लोगों को फाइनेंशियल लिवरेज चेक करना है। फाइनेंशियल लिवरेज किसकी वजह से अराइज होता है? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज किसकी वजह से अराइज होता है? इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आया करके फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट हुआ, नहीं तो जो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज था वही आपका फाइनेंशियल लिवरेज बनता है। तो ऑपरेटिंग से फाइनेंशियल लिवरेज डिफरेंट क्यों आया? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट उसमें से माइनस हुआ है। सपोज करो इंटरेस्ट ही अगर जीरो होता तो जो ईबीआईटी है वही ईबीटी होता, कोई डिफरेंस होता कि उसके बीच में? नहीं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करो तो आपका फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, आपके इंटरेस्ट की वजह से आपके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। राइट, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें और कौन कौन से इसके अलावा फैक्टर्स है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी है फाइनेंशियल लिवरेज के अलावा। दूसरा कौन सा लिवरेज आपका? ऑपरेटिंग। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से फर्क पड़ता है? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। ये दो शब्द भी अगर आपने कोट कर दिया, नहीं मतलब कीवर्ड्स है आपके, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से अफेक्ट होता है? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। एंड वेरिएबल कॉस्ट, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में डिफरेंस ही नहीं आएगा ना, वो तो सेम ही होगा। तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से अराइज होता है? बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज चेक करना पड़ेगा कि मेरे फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से मेरे रिटर्न्स पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। राइट, तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस में अगर इतने डिबेंचर्स, ये शायद आप लोगों को याद होगा, अगेन ये हमने टॉपिक कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था। कहां पर? सेकेंड सेम के अंदर, जहां पर आप लोग एक ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करते थे कि अगर इतना डिबेंचर होता तो अर्निंग पर शेयर पर क्या फर्क पड़ता, एक इंडिफरेंस पॉइंट निकालते थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट की वजह से हमारे अर्निंग पर शेयर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी कि आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट दोगे ना, यानी कि जितने ज्यादा डिबेंचर से पैसे रेस करोगे, उससे क्या होगा? आपका नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उसकी वजह से प्रॉफिट उतना कम भी होता है,
और प्रॉफिट कम होता है तो अर्निंग पर शेयर भी कम होता है। तो आपको एक ऑप्टिमम रेशियो एनालिसिस करना है कि आपका मैक्स टू मैक्स कौन से पॉइंट पर ईबीआईटी या फिर अर्निंग पर शेयर हाइयर आ सकता है। आपको ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है जहां पर आपका हाइयर क्या आ सके, ईबीआईटी या फिर बोल सकते हो अर्निंग आ सके, आपको ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर देखना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर देखने के लिए, क्योंकि हमारा जहां ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा हम उसके साथ नहीं जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो डिबेंचर सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो हमको सबसे ज्यादा जो लेस कॉस्टली पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? डिबेंचर। कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें हम लोग क्या सेव कर लेते हैं? टैक्स सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे हैवी या सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा पड़ता है? इक्विटी। थोड़ा सा कॉस्टली होता है इक्विटी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, क्योंकि ओन्ड पैसा पूरा का पूरा देना पड़ता है ना, दैट्स वाई ये ज्यादा कॉस्टली पड़ता है आपको। तो आपको देखना पड़ेगा जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन मतलब डिराइव करोगे, आपको देखना पड़ेगा डेब्ट और इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा है, उसके हिसाब से आप उनका डेब्ट इक्विटी रेशियो डिसाइड करोगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे, राइट। ग्रोथ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सेल्स, आपके बिजनेस के अंदर किस तरीके से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस का ग्रोथ है, उस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेशंस करके चेक करने पड़ेंगे और आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद ग्रोथ के बाद नेचर्स एंड द साइज ऑफ इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किसके हिसाब से भी डिसाइड करेंगे? हमारे बिजनेस के साइज कितना है, हमको कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम साइज के हिसाब से भी क्या करने वाले हैं? अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करने वाले हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें टैक्स एक्सपोजर ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी के ऊपर टैक्स बर्डन ज्यादा आता है, कंपनी का मतलब बिजनेस ऐसा है कि उनका टैक्स स्लैब ज्यादा है, तो बेटर है उन्होंने डेप्ट फंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि डेप्ट फंड में आपको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन कंपनी के अंदर मतलब ज्यादा वो टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है, कंपनी टैक्स लगते ही नहीं सपोज कंपनी को, तो बेटर उन्हें इक्विटी के साथ जाना चाहिए। इंटरेस्ट का जबरदस्ती कॉस्ट क्यों बियर करना फिर ज्यादा का? तो कंपनी के टैक्स एक्सपोजर पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी ने कौन सा किस टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कंपनी को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स क्या करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स को बदलते रहनी है। एंड कंट्रोल मतलब अगेन यहाँ पर आपको ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा जिससे आपका कंट्रोल मैनेजमेंट डाइल्यूट ना हो। ठीक है, मार्केटेबिलिटी, आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय आपको देखना पड़ेगा मार्केट का अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, मार्केट में अगर अभी बूम वाला पीरियड चल रहा है तो ऑब्वियस आपने भी अपने इक्विटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विटी वैल्यूएशन तेज होगा जैसा करंट में हो रहा है। अभी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ ला ले, उसके आईपीओ हमेशा देखना ऊपर मतलब कि प्रीमियम पर ही लिस्ट होने वाले हैं। और जिस समय पर एलआईसी, जिस समय पर पेटीएम, ये सब जब आए थे ना, तो इस समय पर थोड़ा सा डाउन चल रहा था, मतलब कि आपका बियर वाला टाइम चल रहा था। तो ये सब एलआईसी का आईपीओ, पेटीएम का आईपीओ क्यों पिटा? उस समय जितने आईपीओ सारे पिट रहे थे, सारे डिस्काउंट में जा रहे थे। मतलब अगर मान लो आईपीओ में 1000 रुपए का प्राइस है तो सब 900 पे कोई ओपन हो रहा था, तो कोई 800 पे ओपन हो रहा था, ऐसा मतलब नीचे। तो आपको मार्केटेबिलिटी देखनी है कि मार्केट के अंदर कैसा सिनारियो चल रहा है, उस सिनारियो के हिसाब से आपने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट देखना है आपने। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जब कोई आप कैपिटल रेस करते हो तो उसके लिए आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जैसे इशू ऑफ शेयर के लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, डिबेंचर इशू करने के लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कैसी कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? डिसीजंस लोगे कि आपको कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। आपको अपने इंडस्ट्रीज के नॉर्म्स को समझने, स्टैंडर्ड्स को समझने कि हमारी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ओन्ड कैपिटल पे ज्यादा काम करती है या बोरोड कैपिटल पे ज्यादा काम करती है। तो आपकी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री मतलब पूरा आपके समान और भी बिजनेस होंगे, वो लोग किस तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनके अगेंस्ट जाकर वो जैसे स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, एकदम उनके अगेंस्ट जाकर आप काम नहीं कर सकते। आपको एक सिमिलर इस इंडस्ट्री के नॉर्म्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। आपका मैनेजमेंट का स्टाइल कैसा है काम करने का? आपका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, रिस्क टेकर है, या बड़ा डिफेंसिव मैनेजमेंट है? डिफेंसिव होगा तो बेटर है डिवेंचर के साथ जाए, अग्रेसिव होगा तो इक्विटी के साथ जाए। जो ज्यादा रिस्क टेकर मैनेजमेंट होगा बेटर है वो किसके साथ जाए? इक्विटी के साथ। जो लो रिस्क टेकर मैनेजमेंट होगा, तो आपको अपने मैनेजमेंट का स्टाइल समझना है, उनका अप्रोच समझना है। जो डिफेंसिव अप्रोच से काम करते हैं, डिफेंसिव को कंजर्वेटिज्म भी कहा जाता है, या वो बड़े अग्रेसिव होकर मैनेजमेंट काम करता है। अगर मैनेजमेंट बड़े अग्रेसिव होकर काम कर रहा होगा
तो आपको किसके साथ जाना चाहिए? इक्विटी के साथ, क्योंकि रिस्क ज्यादा लेने को तैयार है, मतलब वो उनमें क्षमता है कि हम ज्यादा कमा सकते हैं। तो बड़े डिफेंसिव है, नहीं बोले हमको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो बेटर है डेप्ट फंड के साथ आगे बढ़ जाए। ओके, ग्रोथ रेट देखना पड़ेगा, आपके बिजनेस की ग्रोथ रेट कैसी है। आपके ग्रोथ के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा डिजाइन करना है। अगर मान लो हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है और हमको लगता है कि अगर हमारा बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और ज्यादा इक्विटी होगा तो डिविडेंड भी ज्यादा बटेगा, तो बेटर है ज्यादा ग्रोथ रहे तो हम डिबेंचर के साथ आगे बढ़ जाए। फायदा क्या होगा उससे? हम इंटरेस्ट बस पेड करेंगे और मैनेजमेंट को डाइल्यूट नहीं होने देंगे। तो आपको ये सारी चीज एंड मार्केट कंडीशन जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्केट में अभी कैसा सिनारियो चल रहा है, आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चल रही है, डिफ्लेशन में चल रही है, नॉर्मल चल रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो आपको ओवरऑल मार्केट के कंडीशंस को समझना है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबल है या नहीं इसको समझना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने कैपिटल स्ट्रक्चर्स डिजाइन करना है। बैंकों की पॉलिसीज, आरबीआई की पॉलिसीज, ये सब मार्केट कंडीशंस के अंदर आती है ना। आपके मार्केट के अंदर, फाइनेंस मार्केट के अंदर क्या क्या सिनारियोस क्रिएट हुए हुए है, आपको सारे देखना। पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ मार्केट के अंदर, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू दैम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमको हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना चाहिए, राइट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस है, जल्दी जल्दी इसको भी गो थ्रू करवाता हूँ एंड इसके न्यूमेरिकल टॉपिक्स की तरफ हम जल्दी आने की कोशिश करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भाई, टू रिड्यूस ओवरऑल रिस्क ऑफ द कंपनी, टू रिड्यूस ओवरऑल रिस्क ऑफ द कंपनी, मतलब कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाते हो कि आपका ओवरऑल कैपिटल रिस्क जो रहता है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, इस तरीके से आप क्या करते हो, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो। टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम रिजिड नहीं रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, थोड़ा वर्साटाइल होना चाहिए आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको जैसे आपके बिजनेस की एनवायरमेंट है, जैसी बिजनेस की नीड है, आपको उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रेज करना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस के अंदर बहुत लंबे समय का पैसा नहीं लगने वाला है, कम समय के लिए पैसा लगने वाला है, तो बेटर आप डिबेंचर इशू कर लो कम समय के लिए, इंटरेस्ट पे करके, रिपेड करके, मैनेजमेंट को बिल्कुल भी डायलूट होने मत दो। लेकिन आपके बिजनेस के अंदर कोई फंड है जो 20 30 40 50 साल के लिए लगने वाला है, तो फिर बेटर आपके पास इक्विटी से ज्यादा बेहतर ऑप्शन कुछ और हो नहीं सकता। ओके, आइडिया जनरेशन ऑफ द न्यू सोर्स ऑफ द फंड, आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिजाइन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जनरेट कैसे करेंगे, मतलब कि हम लोग इक्विटी तो सोच रहे हैं बट इक्विटी में कैसे रेस करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट से करेंगे या फिर पब्लिक के पास जाके आईपीओ लाकर पैसे रेस करेंगे, डिबेंचर किस टाइप के, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो नया सोर्स ऑफ फंड ला रहे हैं उसको किस तरीके से हम लोग जनरेट करेंगे। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंस थे कैपिटल स्ट्रक्चर की, जो आपको कभी भी डिसाइड करना पड़ेगा, प्री डिटरमाइंड फैक्टर्स रहेंगे सारे के सारे। अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, क्या होता है इसके अंदर, हम लोग अपना ऑप्टिमम रिटर्न देखते हैं। मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूं जहां पर मेरा मैक्स टू मैक्स क्या हो, एक रिटर्न जनरेट हो, मेरी जो अर्निंग पर शेयर है मैक्स टू मैक्स आए, ऐसा मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है। उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां मुझे देखना है कि भाई मेरा डिबेंचर पर कॉस्ट कितना आ रहा है, या इक्विटी पर कॉस्ट कितना आ रहा है, या प्रेफरेंस शेयर पर कॉस्ट कितना आ रहा है, या रिटेन्ड अर्निंग पर कॉस्ट कितनी आ रही है, और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। जितना हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा हम वाला स्ट्रक्चर ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कैश फ्लो एनालिसिस, कौन से स्ट्रक्चर से हमारे पास कैसा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इक्विटी से वन टाइम कैश फ्लो आएगा और आउटफ्लो के तौर पे क्या जाएगा, डिविडेंड। और वहीं अगर मैं बात करूं डिबेंचर्स की, तो कैश फ्लो के तौर पे पैसे तो आएंगे लेकिन एक रेगुलर इंटरेस्ट का पेमेंट जाएगा और मैच्योरिटी के समय भी पेमेंट जाएगा आपके पास से। तो आपको वो कैश फ्लो डिसाइड करना है कि आपका कैश फ्लो कहाँ ज्यादा होने वाला है और कहाँ कम होने वाला है। तो जहां से ज्यादा कैश इनफ्लो होने वाला है आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लिवरेज, रिटर्न कैसे मिल रहा है आपको, फिनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, ये सारी चीजों को आप चेक करोगे जिस कॉम्बिनेशन से ज्यादा रिटर्न डिराइव हो रहा है। जैसे इंटरेस्ट की वजह से बहुत बड़ा फैक्टर या बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है हमारे अर्निंग के ऊपर और हमको वो इंटरेस्ट नहीं अगर बियर करना है तो बेटर इक्विटी के साथ जाओ। लेकिन इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा हमारे रिटर्न के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर हमने बेटर डिबेंचर के साथ जाना चाहिए। तो ये सारे अप्रोचेस है कैपिटल स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करने के, और इन अप्रोचेस के ऊपर हमको क्या करना है, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस पार्ट भी सीखना है। ठीक, आ जाते हैं हम इसके मेन वैल्यूएशन ऑफ फर्म के ऊपर। आप लोगों को क्या करना है, फर्म का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलता है फर्म का वैल्यू, तो ये निकलता है इक्विटी प्लस डेप्ट करके। आप
ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल दोनों को आपस में जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा आपका वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, VOF आपको पता चल जाएगा। तो हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएशंस कैसे निकालेंगे, उनके इक्विटी के बेसिस पर, उनके डिवेंचर्स के बेसिस पर, ठीक है। तो इक्विटी और डिवेंचर्स का जो भी उनका कॉम्बिनेशन बना होगा उस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हम उनके बिजनेस का वैल्यूएशन करेंगे। यानी पहले कैपिटल स्ट्रक्चर हमने डिसाइड किया था, वहां से देखेंगे कि हमारी इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है और डिवेंचर की मार्केट वैल्यू कितनी है, और उसके हिसाब से हम अब क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास दो अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, एक रेलेवेंस अप्रोच और एक इररेलेवेंस अप्रोच, ठीक है। तो देखो जो रेलेवेंस अप्रोच है मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्क पड़ता है, और इररेलेवेंस मतलब यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों को ये तीनों चारों अप्रोच भी पढ़ने हैं। एक है एनआई अप्रोच, इसके अंदर आपको किस तरीके से अपना बिजनेस का वैल्यूएशन निकालना है। दूसरा है आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच, तीसरा है आपके पास एनओआई अप्रोच मतलब कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और एक है आपके पास मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, MM अप्रोच। तो ये चार अलग अलग अप्रोचेस है जिससे आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशंस करने हैं। अच्छा, कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं जब भी आप ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो तो उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। जैसे कि पहला अजम्पशंस क्या है इसका, अगर मैं अजम्पशंस की बात करूं, दैट फंड कैन बी रेज्ड ओनली थ्रू द टू बेसिक सोर्स। अजम्पशन ये होगा हमेशा कि हम शेयर होल्डर इक्विटी से और डिवेंचर से ही, रियलिटी में तो हम प्रेफरेंस शेयर से भी कर सकते हैं, बॉन्ड से भी कर सकते हैं, बैंक लोन से भी कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग से भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैं कैपिटल स्ट्रक्चर इस टॉपिक की बात करूंगा तो यहां पर हम लोगों का बेसिक अजम्पशन क्या रहेगा कैलकुलेशन के समय, या तो हमने पैसे इक्विटी से रेस किए होंगे या तो डिवेंचर से किए होंगे। और भी डिवेंचर मतलब विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ऐसे वाले डिबेंचर। ये हमारा बेसिक असम्पशन रहेगा। दैट द टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी आर प्री डिसाइडेड एंड नो चेंज आर पॉसिबल इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द कंपनी। और हम ऐसा असम्पशन लेके चलेंगे कि हमारी जो टोटल असेट्स है पहले से डिसाइडेड है, कितने हमारे पास टोटल असेट्स है, आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं ला सकते। ये असम्पशन लेकर आपको सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। द कंपनीज हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसीज टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रॉफिट। कंपनी जो भी डिविडेंड बांटेंगी, जितने शेयर होल्डर होंगे सबको इक्वली बांटेंगी। मतलब ऐसा नहीं कि आधे जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स उनको अलग रेट से डिविडेंड दे रही है, आधे को अलग, ऐसा नहीं करेंगे। हमारे अंदर यूनिफॉर्मिटी होगी किस चीज को लेकर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। द दैट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर स्पेसिफाइड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ। आप कंपनी के जितने भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, ठीक है, ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि उसमें और ग्रोथ होने वाला है। ग्रोथ वाले अप्रोच के बारे में नहीं सोचना आपने, जो है सो है। भविष्य में कितनी ग्रोथ होंगी, क्या होंगी, ग्रोथ वाले अप्रोच को यहाँ लाना ही नहीं है। जैसे अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सीखते थे, सब प्रेफरेंस में तो नहीं लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आता था ग्रोथ रेट वाला कॉन्सेप्ट। जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे उसमें ग्रोथ रेट भी क्या करते थे, ऐड। तो यहाँ वो सब नहीं सोचना है आपने। बिजनेस के रिस्क को आपने समझना है कि आपके बिजनेस के रिस्क कितनी है, और उसके हिसाब से फिर आप लोगों ने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स जो रहेगा बिजनेस के रिस्क के हिसाब से आपने डिसाइड करना रहेगा। Okay. That any form of the taxes either personal or the corporate tax are non-existence। आपको टैक्सेस को क्या करना है यहाँ पर, इग्नोर, मतलब आपको टैक्स नहीं है ऐसा कंसिडर करके कैलकुलेशंस करने हैं। और फिर क्या है आपका, द इन्वेस्टर्स ऑफ कंपनी है वह सिमिलर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशंस करोगे तो एक पहले से आप लोगों का प्री डिटरमाइंड जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रेशियो रहेगा ना, उस हिसाब से आप लोग क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशंस करोगे जो भी आपको वेटेज देना है उनको। ओके, अगर हम बात करें रेलेवेंस कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो रेलेवेंस कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है हमको कि ये फैक्टर्स, ये अप्रोचेस है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। तो हम लोगों को एनआई अप्रोच के अंदर और फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर सीखना है कि किस तरीके से हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर फर्म का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक। तो एनआई अप्रोच में क्या होता है आपका, एनआई अप्रोच ये तो किसने डेवलप्ड किया उसके बारे में, डेविड डोरंट साहब ने इसको क्या किया, डेवलप्ड किया है। और उन्होंने बताया है कि एनआई अप्रोच के अंदर हम क्या डिटरमाइन करते हैं, हम लोग डिटरमाइन करते हैं वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। हमारे कंपनी की कितनी वैल्यू है, हम इस चीज को डिटरमाइन करते हैं। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द कॉस्ट ऑफ डेट एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि डिबेंचर की वजह से इक्विटी पे फर्क पड़ रहा है, इक्विटी की वजह से डिबेंचर। बोथ कॉस्ट आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट कोरिलेटेड, वो आपस में किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, ठीक। ओके, और यहां पर हम लोग जब भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग हमेशा किसको प्रायोरिटी देंगे,
WACC को, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि कैसे निकलता है, जितना आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसको वेट इंटू कॉस्ट करते, पहले उसका वेट निकाल लेते हैं और कॉस्ट से मल्टीप्लाइड करते, तो हमको क्या पता चल जाता है, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल जाता है। तो एक यहाँ पर NOI अप्रोच, ठीक है, NOI अप्रोच को, ओके। अब NI अप्रोच के अंदर भी कैलकुलेशन करने के लिए कुछ बेसिक अजम्पशंस है। जैसे कि अजम्पशंस क्या है, अगर हमको NI अप्रोच के अंदर अगर अपने बिजनेस का वैल्यूएशन करना है तो इसके अंदर बेसिक अजम्पशंस क्या है जो पहले से हम सोचते हैं, द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कंपनीज इन्वेस्टर्स रिमेन अनअफेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी NI मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के ऊपर फेथ कम करते हैं, हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि उनका फेथ हमेशा एक जैसा ही रहेगा, ये बेसिक अजम्पशंस है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कंपेरेटिवली ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम यही मानेंगे हमेशा कि इक्विटी की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, हमेशा से हमारा यही अजम्पशन रहेगा। एंड टैक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर टैक्सेस नहीं होगा, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी कैसे निकलता है, तो जितनी आपके इक्विटी शेयर की वैल्यू होंगी प्लस जितनी आपकी डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू होंगी, दोनों को आपस में प्लस कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो NI अप्रोच के अंदर अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा और डिबेंचर की मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा और दोनों को जोड़ देना, सिंपल। तो क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म। सर जरा एक आधा क्वेश्चन से करवाइए, तो आ जाइए, ठीक है, एक क्वेश्चन पर आ जाइए सीधा, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, आ गए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 देखने से पहले अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर का कैसे मार्केट वैल्यू निकलता है और डिबेंचर का मार्केट वैल्यू। अगेन सो सिंपल, ठीक है, पेज नंबर 154 पर आप देख सकते हो आपका इक्विटी, आप एस की जगह इक्विटी भी लिख सकते हो। NI मतलब होता है आपकी नेट अर्निंग जो अवेलेबल है किसके लिए, शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसको डिवाइड कर देना किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपके इक्विटी शेयर की आज मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है ओवरऑल। और उसी तरीके से जब आप क्या करोगे, डिबेंचर्स के लिए निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, डिबेंचर के मार्केट वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आप डिबेंचर की मार्केट वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, डिबेंचर इज इक्वल टू, ठीक है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो आपको डिबेंचर की एक मार्केट वैल्यू पता चल जाएंगी कि हमारे डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर गिवन होगा या फिर आपको निकालना होगा तो आप कंपनी की EBIT चेक करना कि हमारी कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है, उसको डिवाइड कर देना कंपनी की टोटल वैल्यू से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवरऑल कॉस्ट कितना आता है, ठीक। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। बाकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये तो हम खुद भी निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू से पहले उनका रेशो निकाल लेंगे और रेशो से कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कुछ नहीं है, ये WACC है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिबेंचर और इक्विटी, तो इनका पहले वेट निकाल लेते हैं, टोटल वैल्यू कितनी है उसके बेसिस पर पहले इनका क्या निकाल लेंगे, वेट, और इनका कॉस्ट पता होगा, जैसे KD पता होगा, KE पता होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। चलो ये सारी बातें एक नंबर के साथ कैलकुलेट करके देखते हैं तो और ज्यादा मजा आएगा अपने को। तो मैं आ गया आप लोगों के एग्जाम्पल नंबर 1 पर, आप लोग भी आ गए अपने खुद के एग्जाम्पल नंबर 1 पर। यस सर, तो क्या बोलता है क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करूं तो आपको दो चीजें बोला है, क्या बोला है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब आपको V की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म को हम शॉर्ट में कैसे डिनोट कर सकते हैं, V से, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को KO से, इसका डिनोटिंग वर्ड क्या है, ये दो चीजें निकालना है क्या, तो 1 by 1 निकाले। पहले हम लोग वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले कुछ और इंफॉर्मेशन दी है, पहले वो इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल, ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट पे क्या बोलता है, Z लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग एन एनुअल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब आपको EBIT दिया है क्या,
1 लाख। कितना है कंपनी का ईबीआईटी? 1 लाख। ठीक है, तो कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 1 लाख। ओके, तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है ईबीआईटी। क्या गिवन है? ईबीआईटी कितना? 1 लाख रुपीस। इसमें किसी को तकलीफ? फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? द कंपनी हैज 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 4 लाख। कंपनी के पास आपको 10% वाले डिवेंचर्स दिए हैं। कितने रुपए के? 4 लाख रुपए के डिवेंचर है। अच्छा, क्या इससे आप इसका इंटरेस्ट अमाउंट निकाल सकते हो? कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 4 लाख का 40%, मतलब सॉरी 10%, तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो 40,000 क्या आ गया आपका? इंटरेस्ट। ओके सर, यहाँ टैक्स सेविंग अजम्पशन है कि आपको टैक्स को क्या करना है? इग्नोर करना है। ठीक है, आगे फिर आप लोगों को थर्ड पॉइंट पे क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है क्या? तो आपको केई की वैल्यू दी है क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है? 12.5%। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी निकाल दूं? अगर कॉस्ट ऑफ हाँ केडी, तो केडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन जितने भी डिबेंचर्स की नेट प्रॉफिट या मार्केट प्राइस होती है वो, तो डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। तो बताइए इंटरेस्ट कितना था? 40,000। नेट प्रॉफिट कितनी थी? 4 लाख, क्योंकि डिबेंचर से 4 लाख मिले थे अपने को, इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी कितना आ गया? 10%। ठीक है, यहां तक की तकलीफ किसी को? कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो दिया था, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आपने इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मतलब डिबेंचर से कितना पैसा आया आपने वो लिया। तो डिबेंचर 4 लाख के थे तो 4 लाख आए होंगे, क्योंकि यहाँ प्रीमियम डिस्काउंट की कुछ बात किया नहीं, कुछ खर्चों की बात किया नहीं। डन। ओके, आगे हो गया क्वेश्चन खत्म। तो हमको कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने वो लिख ली यहाँ पर। अच्छा, एक स्टेटमेंट बना ले। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। इनकम। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाऊं तो मुझे क्वेश्चन में ईबीआईटी गिवन है क्या? हाँ, कितना ईबीआईटी? 1 लाख। 1 लाख। इस 1 लाख में से क्या माइनस कर दूं? इंटरेस्ट। कितना था इंटरेस्ट? 40,000। तो आपका 60,000 क्या आ गया? ईबीटी। अब क्योंकि टैक्स को इग्नोर करना है, तो इसी को मैं नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर, नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बोल सकता हूं। 1 लाख में से 40,000 डिवेंचर का पैसा चली गया, तो बचा हुआ ये प्रॉफिट किसके लिए होगा? इक्विटी वालों के लिए होगा। डन। तो अगर मुझे अर्निंग पता चल गई है कि कितनी मेरी अर्निंग है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है मार्केट वैल्यू निकालने का? कि कितनी इनकम अवेलेबल है, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर। तो कितनी इनकम अवेलेबल थी उनके लिए? 60,000, और डिवाइडेड बाय 12.5%। बोलो कितना आता है? मतलब 4,80,000 हमारी क्या हो गई? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इसी तरीके से हमको मार्केट वैल्यू किसकी भी निकालना है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर के लिए फॉर्मूला क्या है? यस, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो इंटरेस्ट कितना निकाला था हमने? 40,000, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना निकाला था? 10%। तो कॉस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा? 4 लाख। ये क्या आ गया आपका? मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, और वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलती है? अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ फर्म की, तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ पता है कितना है? कितना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? 4,80,000। और आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर भी पता है 4 लाख। तो दोनों को मिला दिया जाए तो यानी कि ये आपके क्या निकल गई? टोटल बिजनेस की वैल्यू। शॉर्ट में लिखू VOF, वैल्यू ऑफ फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म मिल गई, तो हमको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी फॉर्मूला पता है क्या? क्या है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला? ये ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। तो आपको ईबीआईटी पता है। अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ
कैपिटल अगर फाइंड आउट कर लूं तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, EBIT, मतलब ये ऐसी अर्निंग जो दोनों के लिए अवेलेबल है, इक्विटी के लिए भी और ये जो 1 लाख जो आया था ये अर्निंग दोनों के लिए अवेलेबल है ना, इसी में से डिबेंचर होल्डर को भी पैसे दिए और इसी में से इक्विटी को भी देने वाले। EBIT मतलब ऐसा प्रॉफिट जो डिबेंचर के लिए भी अवेलेबल है और इक्विटी के लिए भी अवेलेबल है। तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला क्या बना रहे हैं, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। तो EBIT कितना था, 1 लाख, यानी 1 लाख बटने वाला है कितने रुपए के कैपिटल के ऊपर, 8,80,000 इंटू 100, क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए। बताओ 11.36, ये आपका क्या निकल गया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दो ही चीज निकालने बोला था क्या, निकल गया, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। डन, पक्का। तो फुल स्क्रीन कर दूं आपके लिए, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि भाई कहां भाग गया, चलिए तो पहले इतना पोर्शन नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो ये थोड़ा आगे की स्क्रीन है तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए ये पार्ट को भी लिख लीजिए, उसी सॉल्यूशन का कंटिन्यूएशन पार्ट है। चलिए ये लास्ट स्क्रीन है सॉल्यूशन की, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए तो एनआई अप्रोच के बारे में, ठीक है, आप लोग एक समरी फॉर्म में क्या लिख लो, एक नोट्स लिख लो, ठीक है, एनआई अप्रोच से रिलेटेड एक नोट्स लिख लो। एक मैंने आपको पहले सॉल्यूशन इसलिए करवाया ताकि अब जो आपको कुछ लिखवाऊंगा तो आप जल्दी डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो हेडिंग दे दीजिए कॉपी के अंदर एनआई अप्रोच, ठीक है, आप लोग कॉपी के अंदर एक हेडिंग दे दीजिए नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, इसको आप लोग क्या भी बोल सकते हो, एनआई अप्रोच भी बोल सकते हो। तो एनआई अप्रोच के अंदर आपको कुछ अजम्पशंस लेने हैं, तो आपको अजम्पशंस क्या लेने हैं, तो कुछ अजम्पशंस आपको लेने हैं कि सबसे पहला जो अजम्पशन है कि आपको यहाँ पर टैक्स रेट को क्या करना है, इग्नोर करना है। टैक्स रेट को क्या करना है, इग्नोर करना है आपको, मतलब उसको कंसिडर्ड नहीं करना है। और दूसरा जो आप लोगों ने लेना है अजम्पशन इसके अंदर कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ये दो बेसिक अजम्पशंस है जो आप लोगों ने मतलब कंसिडर्ड करने हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज जो इस अप्रोच के अंदर आपको यूज करने हैं, क्या क्या फॉर्मूलेज है जो आपने यूज करने हैं, एक तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ओके, अब सवाल ये उठेगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकाले, बराबर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का फॉर्मूला होगा, कंपनी के पास जितनी भी नेट इनकम अवेलेबल होंगी, नेट इनकम या नेट अर्निंग भी बोल सकते हो, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर सवाल आएगा आपका कि सर नेट इनकम, यस, ये कैसे निकालेंगे, नेट अवेलेबल अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन में सेल दिया होगा अगर, तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करना, तो EBIT आ जाएगा। अब EBIT से क्या माइनस करना, इंटरेस्ट माइनस करना, तो क्या आ जाएगा, EBT आ जाएगा। और क्योंकि टैक्स को हमने क्या करना है, यहाँ पर इग्नोर करना है, तो टैक्स आएगा कि कभी एनआई अप्रोच में, नो, क्योंकि उसको तो इग्नोर करना है। मतलब जो EBIT है, EBT है, यही क्या बन जाएगा आपके लिए, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर,
राइट, क्लियर इतनी बात। फिर आपको एक और सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाले, ठीक है, कि ई कैसे निकाले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते थे आप, एनपी मार्केट प्राइस, या इसकी जगह क्या भी लिख सकते हो। वैसे तो इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के अलग अलग मेथड्स होती है, एक होती है डिविडेंड बेस्ड, एक होती है अर्निंग बेस्ड, एक होती है सीएपीएम अप्रोच, एक होता है ग्रोथ वाला अप्रोच, जो आप लोग कहां पर सीखे हो ये वाला टॉपिक, सेकेंड सेम में था वैसे देखा जाए तो, और इधर नहीं था ना, इधर कहीं नहीं था। ओके, तो सेकंड सेम में वाली चीज आती है, तो जिसको नहीं पता है मैं उनके लिए एक बार डिटेलिंग थोड़ी सी यहाँ पर लिख दूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की मैं थोड़ी यहाँ पर डिटेलिंग लिख दूं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप किस तरीके से निकालते हो। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, बट अगर नहीं दिया होगा तो हमारे पास इसको निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। एक होती है डिविडेंड बेस्ड मेथड होती है, ठीक है, फिर उसके बाद अर्निंग बेस्ड मेथड होती है, और फिर अर्निंग के अलावा तुम्हारा एक सीएपीएम अप्रोच भी होता है, फिर उसके अलावा एक रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच भी होती है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच भी आपके पास होती है। तो डिविडेंड के अंदर भी दो होते हैं, एक होता है जहां पर कांस्टेंट डिविडेंड जाता है, और एक होता है जहां पर ग्रोथ के साथ जाता है। उसी तरीके से अर्निंग के अंदर भी दो अप्रोच होती है, एक कांस्टेंट और दूसरा ग्रोथ वाली अर्निंग वाला, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। तो आपको कांस्टेंट के अंदर क्या पता चल जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, ग्रोथ वाले केस में कैसे निकलता है आपका, डिविडेंड पर शेयर कितना देते हो डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। अरे सर ये तो कांस्टेंट जैसा हो गया, कोई बात नहीं, इस कांस्टेंट में बस क्या ऐड कर देने का, ग्रोथ ऐड कर देने का, क्या ऐड कर देने का, ग्रोथ ऐड कर देने का, ग्रोथ रेट, तो आपको ग्रोथ वाला पता चल जाएगा, राइट। फिर वैसे अगर अर्निंग की बात करूं तो अर्निंग में बस डिविडेंड पर शेयर की जगह अर्निंग पर शेयर लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। और ग्रोथ वाले केस में कैसे आ जाएगा आपका, अर्निंग डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100 और प्लस क्या कर देंगे इसमें, ग्रोथ। सीएपीएम अप्रोच के अंदर कैसे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलता है, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ बराबर। और रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, तो डिविडेंड जो आपको मिला प्लस क्लोजिंग प्राइस, प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस, इसको P1 बोलते हैं, डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। तो क्या रेट से आपको रिटर्न अर्न हुआ है, रियलाइज कितना हुआ है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है किससे, ये डिविडेंड वाले या फिर सीएपीएम अप्रोच पर, बस ये दो सबसे ज्यादा अप्रोच यूज होती है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक आप लोगों को तरीका बता दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस भी आप लोग नोट डाउन कर लो। दिख रहा है क्या स्क्रीन, क्या बड़ी करूं, ठीक है अभी, चलो तो पॉज करके आप लोग क्या कर लो, लिख लो, ऊपर कर दो पहले, ठीक है। कहां से, फॉर्मूले से ही लिखना है कि यहां से, थोड़ा फास्ट फास्ट, ये सर आपके बोलते तो ध्यान नहीं देते ना, लिख लेते चुप कराऊंगा मैं चलिए जहां पर आपको लग रहा है पॉज करके आप लोग लिख लीजिए इतना पॉइंट। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, चलिए तो अभी तक आप लोगों ने एनआई अप्रोच के अंदर क्या लिखा फॉर्मूले में, सबसे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलने वाला था आपका, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो हमने पहले एक्सरसाइज किया कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमने फॉर्मूले की बात की है कि नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फिर बात आई कि सर नेट इनकम अवेलेबल फॉर कैसे निकाले हम, तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे
इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आएगा, और ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। क्योंकि यहाँ टैक्स को इग्नोर करना है, तो ये जो मेरा ईबीटी आया उसी को मैं अपना क्या मान के चलूंगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर सवाल उठेगा सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने की अलग अलग मेथड्स होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ सीएपीएम, ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइज्ड यील्ड। तो आप लोगों को इन अप्रोचेस से क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। ओके अच्छा, तो हमने तो पूरा एक्सरसाइज किससे रिलेटेड किया, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने से रिलेटेड। ऐसे आपको क्या भी निकालना पड़ सकता है, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर भी तो चाहिए आपको, क्या भी चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। लिखते चलो मेरे साथ साथ, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है आपको, इंटरेस्ट, जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी। ठीक है, फिर सवाल आप लोगों के मन में आएगा, आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर इंटरेस्ट कैसे निकाले हम, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो भी डिबेंचर की फेस वैल्यू होंगी, जो भी डिबेंचर की क्या होंगी, फेस वैल्यू होंगी, उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे किसके साथ, रोई के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ओके, फिर सवाल यहां पर आएगा सर केडी कैसे निकाले, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो अगेन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, हम लोग दो टाइप के डिबेंचर होते हैं हमारे पास, एक होते हैं रिडीमेबल, एक होते हैं इररिडीमेबल। ठीक है, तो रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिबेंचर्स में हम लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो रिडीमेबल केस में कैसे निकल जाता है आपका, सॉरी पहले इररिडीमेबल की बात करता हूं, तो डिबेंच अपना इंटरेस्ट अपॉन जो भी आपको डिबेंचर से नेट प्रॉफिट आई होंगी वो इंटू 100, और यहां पर हमको टैक्स को क्या करना है, इग्नोर, क्योंकि टैक्स को हमने इग्नोर करना है यहां पर, इसलिए हम टैक्स की बात नहीं करेंगे, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स वाली बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, और रिडीमेबल केस में कैसा होता है आप लोगों का, इंटरेस्ट ये खर्चा होता है, इसमें प्लस कर देते हैं हम लोग क्या, रिडम्पशन वैल्यू में से माइनस कर देते हैं जो भी आपको नेट प्रॉफिट हुई थी, तो एक्सेस पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपको पता चल जाएगा कि एडिशनल आपने कितना पे किया था, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। तो ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, इररिडीमेबल केस में, बट सॉरी रिडीमेबल केस में, और इररिडीमेबल में ये रहेगा। तो आप लोगों को हालांकि इतना डिटेल शायद ही पूछे कि इतनी सारी जानकारी निकालो करके, बट स्टिल लिखवा इसलिए दिया क्योंकि काफी सारे लोग सेकंड सेम में उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हुए, तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला रहेगा तो एक हिंट मिलेंगे अपने को अगर इन फ्यूचर कभी निकालने की नौबत आई तो। दैट्स व्हाई मैंने ये फॉर्मूलेज आपके साथ शेयर कर दी, लिखवा दिए। ठीक है, तो अब पूरी तरीके से वैल्यू ऑफ शेयर का कैसे निकालना पूरा कंसेप्चुअल माइंड में सेट कर लो। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है, तो आपको वैल्यू ऑफ द फर्म पता चल जाएंगे। लेकिन बात आएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकाले, तो जो नेट इंटरेस्ट अवेलेबल था इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है, या नेट इनकम अवेलेबल था, नेट अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और उसी तरीके से डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेंगे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो उनका भी निकल जाएगा बराबर। अब इतना होने के बाद एक और फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग, दूसरा वैल्यू ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेगा आपको, क्या निकालने बोलेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, क्या निकालो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकालोगे, तो ये निकल जाएगा आपका EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, और इंटू 100 कर दोगे तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे बस। हाँ तो हो गया, यही तो है ना फॉर्मूला। और अच्छा, लॉजिक बता रहे क्या फॉर्मूले का, ओके। उसके अलावा इसी का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी हो सकता है। आप क्या करो, आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पता है, उसको वेट के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, जो भी वेट आएगा डिबेंचर का उसके साथ, प्लस आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी होंगी, उसको भी मल्टीप्लाई कर देना वेट ऑफ इक्विटी के साथ, तो भी आपको क्या पता चल जाएगा, ओवरऑल
कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या इसी को हम लोग WACC भी बोलते हैं? क्या इसी को हम लोग WACC भी बोलते हैं? तो आंसर इज यस, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन बोल रहा था रात में 9 बजे KBC आता, तो मैं खिलाता हूँ आपको KBC? नहीं नहीं, नैतिक चली गया, चली गया, KBC के लाने वाला चली गया। चला, देखिए सवाल नंबर 2 आपकी बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। दूसरी बार ये सवाल आ रहा है, इसके पहले आप ऑलरेडी खेल चुके हो ऐसे सवाल के साथ। क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या निकाल सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है? V इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यही होता है कि फॉर्मूला। एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। चलो, इंटू 100 अगर आंसर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको सवाल में क्या दिया हुआ है? EBIT दिया है। क्या EBIT कितना है आपका? 1 लाख। EBIT कितना है? 1 लाख। अच्छा, इक्विटी रेट मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है कि 12.5%, ठीक है। द कंपनी हैज 10% डिबेंचर, ये 4 लाख को चेंज करके 5 लाख कर दो। 4 लाख को चेंज करके कितना कर दो? 5 लाख कर दो। यस, 5 लाख कर दो डिबेंचर्स, ठीक है। हाँ, the company has decided to raise rupees 1 lakh by issue of 10% debenture and proceed there, okay, thereof to redeem the equity shares, okay। तो चलो उसके अंदर करेक्शन नहीं करते। हमारे पास 4 लाख के क्या थे? डिबेंचर थे, लेकिन हमको क्या करना है? 1 लाख के वापस कर देना है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। और वो कहां से वापस करेंगे? डिबेंचर से लेंगे, इक्विटी को दे देंगे। तो इसको 4 लाख का 4 लाख ही रहने दो, इसमें करेक्शन मत करो, ठीक है। तो आपके पास सारी वैल्यूज है, निकाल सकते हैं हम लोग। हमारे पास सारी अगर वैल्यूज है तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर? चलो, तो बताओगे आप लोग वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? कर लोगे होमवर्क के तौर पे या बताओ? चलो, तो फिर आगे बढ़े। अगर आप लोग कर लोगे तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म अंडर नेट इनकम अप्रोच, मतलब NI अप्रोच के अंदर निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, 2 फर्म्स, 2 फर्म अलग अलग है, एक L फर्म है और एक U नाम की फर्म है, और आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। उनके हर एक चीज सेम है, मतलब अर्निंग सेम होगा, कॉस्ट सेम होगा, लेकिन क्या सेम नहीं है? एक्सेप्ट डेब्ट इक्विटी मिक्स, मतलब उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है, दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। जो L लिमिटेड है वो 12% डिबेंचर 15 लाख रुपए के इशू करती है, जबकि U नाम की फर्म हैज नो डेब्ट, मतलब वो डेब्ट फ्री फर्म है, वहां कोई डिबेंचर ही नहीं होता। अच्छा, बोथ L एंड U अर्न 30% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन देयर टोटल एसेट्स 20 लाख। तो 20 लाख का 30% क्या है बोलता है वो? EBIT, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो 20 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो आपको 6 लाख क्या पता चल गया? EBIT। अब EBIT में से आप क्या माइनस कर दोगे? इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ कौन से फर्म में आएगा? L, क्योंकि वहां पर डिबेंचर आपने इशू किया था 15 लाख का 12% कितना होता है? 1,80,000। जबकि U नाम के फर्म में नो डेप्ट मींस नो इंटरेस्ट, कोई डेप्ट ही नहीं है, कोई डिबेंचर ही नहीं, तो ब्याज आएगा क्या? नो। तो यहाँ कोई ब्याज नहीं। तो आपको क्या पता चल गया? EBT पता चल गया दोनों का। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में अज्यूमिंग टैक्स रेट 50% बोला है। वैसे हम लोग इग्नोर करते हैं टैक्स रेट, लेकिन यहाँ पर अगर गिवन है तो हमको टैक्स रेट माइनस करना चाहिए। बेसिक अजम्पशन क्या होता है? टैक्स रेट को इग्नोर करना। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि लो टैक्स रेट गिवन है कि अज्यूम करो टैक्स रेट इतना है, तो फिर आपने कंसिडर करना चाहिए। तो जो हमारा EBT आया था, आपने सेल में से क्या किया होगा? एक मिनट,
आपने क्या किया होगा, सेल में से, सेल आपको दिया नहीं था, डायरेक्ट आपको क्या पता था, ईबीआईटी। एक एल नाम का फर्म है और दूसरा यू नाम का फर्म है। आपको ईबीआईटी पता है, कितनी थी इनकी ईबीआईटी, दोनों की कॉमन थी क्या, 6 लाख 6 लाख। और 6 लाख में से इन्होंने इंटरेस्ट, एल वालों ने इंटरेस्ट पेड किया है 15 लाख का, कितना परसेंट, 12%। तो 15 लाख का 12% कितना होता है, तो इन्होंने 1,80,000 माइनस किया, जबकि यू फर्म के पास कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो 4,20,000 क्या निकल गया उनका, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। और यहां कितना जाएगा, 6 लाख। फिर इसमें से आप लोग क्या कर दोगे, इसमें से 50% टैक्स रेट दिया था क्या, ठीक है। तो टैक्स रेट कितना है हमारे पास, टैक्स अमाउंट आ जाएगा एट द रेट 50%। तो 4,20,000 का 50% और इसका 6 लाख का 50%, तो माइनस करके कितना बच जाएगा आपके पास, 2,10,000 बच जाएगा। और इधर कितना बच जाएगा, 3 लाख। तो ये क्या निकल गया आपका, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्या यहां से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो, तो कॉस्ट ऑफ सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 20%। तो आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैसे निकलेगा, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैसे यहां पर भी निकाल दो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 20%, कितना आ जाता है, 10,50,000 पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में 15 लाख। अच्छा, यहां पर हमने अलग से क्या भी रेस किया था, 15 लाख का, ये क्या हो गया आपका, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। उसी तरीके से हमको क्या ऐड करना पड़ता है, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो हमारे पास यहाँ 15 लाख के डिबेंचर थे, अच्छा उनकी मार्केट वैल्यू निकाल लो, सेम ही आएंगी, क्यों, क्योंकि टैक्स रेट वगैरह कुछ नहीं है, प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं बोला, तो सेम ही आएंगी। और यहाँ पर कोई डिबेंचर नहीं थे, तो यू फर्म की मार्केट वैल्यू कितनी होंगी, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 15 लाख, जबकि इसकी कितनी होंगी, 25,50,000। दोनों को ऐड कर दिए तो डन। अच्छा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला था क्या, तो आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, के निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी। तो इनका ईबीआईटी कितना था, 6 लाख डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैप, अपना ओवरऑल सॉरी फर्म वैल्यू ऑफ फर्म कितना था, 25,50,000 इंटू 100, कितना, 23.52%। ये क्या निकल गया आपका, वैल्यू ऑफ अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 23.52%। और दूसरे वाले के केस में यहां भी ईबीआईटी 6 लाख है डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, कितना, 40%। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहां जा रहा है, बी वाले केस में। तो बेटर है आपने ए वाले कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब एल फर्म ज्यादा बेटर पोजीशन पे, क्योंकि उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रही है, राइट। बस यही निकालना था। तो होमवर्क सेकेंड थर्ड दोनों, ठीक है, मैं दिखा थोड़ी रहा हूँ सॉल्यूशन, अब ये आपको करना है। चलो, तो डन यहां तक के। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसकी बात हम लोग कल की क्लास में करें, चलेगा, चलो। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से बात कल करेंगे, बट किसी की अगर दिले ख्वाहिश हो आगे भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को एज अ होमवर्क कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 जिसके अंदर अलग अलग सिनारियोज है, तो आप होमवर्क नंबर 5 को भी क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। डन, यहां तक आप लोग कीजिएगा, बाकी की बातें करते हैं हम लोग कल की क्लास के अंदर।